हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है गूगल की। तो उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर दिया है। बेसिकली एक एल्गोरिदम बनाई गई है जहां पर पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके से क्वांटम कंप्यूटर काम करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करके चले, अगर हमको क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है समझ में आ जाएगा तो हमारे रिजल्ट्स बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पर 150 साल जो एक नॉर्मल कंप्यूटर को प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगते थे वो 2 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिए गए हैं। 105 क्यूबिट का इन्होंने प्रोसेसर लिया था जो कि नॉर्मल जो क्लासिकल कंप्यूटर होता है उससे 13,000 गुना पावरफुल है। अब यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इसका यूज किया गया जहां पर डिस्कवरी करी गई। अब जिन लोगों को क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं पता, एक बेसिक लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। अभी आपके पास जो कंप्यूटर है ना, वो कुछ बिट प्रोसेसर में आता है। आज जो नॉर्मल मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो 64 बिट प्रोसेसर वाले आते हैं, ठीक है। अब वो जो 64 बिट है, इसका मतलब क्या है, वो एक टाइम पे 64 बिट्स मतलब 64 स्टेट्स को, 64 हाँ या ना को अपने पास रख सकता है। तो इस लेवल पे वो कंपटीशन कर सकता है। अगर मैं अपने बचपन की बात करके चलूं तो उस टाइम पे 32 बिट प्रोसेसर आया करते थे। तो मतलब वो 32 एक बारी में कंपटीशन को हैंडल कर सकते हैं। 64 इज उसका ट्वाइस। अब क्वांटम कंप्यूटर क्या करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स को बिट की जगह क्यूबिट में देखा जाता है। अभी क्यूबिट क्या हुआ, क्यूबिट का मतलब हुआ जैसे मान लो 5 क्यूबिट है तो 5 क्यूबिट का मतलब हुआ 2 की पावर 5। इतनी स्टेट्स को वो एक टाइम पे हैंडल कर सकता है, ठीक है। अगर मैं इनके कंप्यूटर की बात करके चलूं तो इनका कहना है 105 क्यूबिट का है वो, मतलब 2 की पावर 105 जो नंबर आएगा उतनी स्टेट्स को वो एक टाइम पे हैंडल कर सकता है। मतलब आप समझो कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को एक टाइम पे हैंडल कर सकता है, कितना पावरफुल कंप्यूटर हो गया। तो पहले प्रॉब्लम क्या आती थी, क्वांटम कंप्यूटर बन तो जाता था बट उसको कंट्रोल नहीं करा जाता, उसमें फॉल्ट्स आते थे, पता नहीं लगता था कि किस तरीके से वो चीजें काम कर रही है। बट यहां पर क्या है, एल्गोरिदम पहले एक तरह से मान लो एक्सपेरिमेंट करेगी, उसको बैक टेस्ट करेगी और देखेगी किस तरीके से पूरा क्वांटम कंप्यूटर काम कर रहा है। तो इस डिस्कवरी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले भी क्वांटम कंप्यूटर्स बड़े हुआ करते थे, ये कोई डिस्कवरी नहीं है, पर डिस्कवरी है कि किस तरीके से वो काम करता है। बेसिकली आप किसी कंप्यूटर को रन करते हो तो उसके अंदर कोई आपने एंटर मारा, कोई की मारी तो कंप्यूटर उस तरीके से बिहेव करेगा। तो यहां पर उसको कहा जाता है क्वांटम एकोस। तो वो जो एकोज आ रही है उसको समझ रही है एल्गोरिदम और बेस्ड ऑन दैट समझ पा रही है किस तरीके से पूरा पूरा सिस्टम बना है। अब इसकी वजह से होगा क्या, जो ड्रग डिस्कवरी होती है, जो दवाइयां बनती है, जो इलाज होते हैं, वो इतने फास्ट हो जाएगी हम सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा जहां पर भी कंपटीशन पावर की जरूरत है वो सारी चीजें आसान होती हुई दिखाई देने वाली है। मतलब क्या है, आपको क्रिप्टो की माइनिंग करनी है वो आसानी से हो जाएगी। आपको स्कूल की प्रॉब्लम, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो नॉर्मल कंप्यूटर भी कर लेता है, पर वो भी आसानी से हो जाएगी। अगर हम एआई की बात करके चले तो जहां पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही है, फ्यूचर के अंदर हम शायद एआई का बैकबोन भी देखेंगे, क्वांटम कंप्यूटर। तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। और सबसे बड़ी चीज है, ये जो एल्गोरिदम है ये वेरीफाइबल है। मतलब गूगल के सिस्टम में तो चल रही है बट ये किसी और के कंप्यूटर में भी चेक करके इसको यूज किया जा सकता है। तो अगर आपके पास में कोई क्वांटम कंप्यूटर है, ये एल्गोरिदम बताएगी वो वाला क्वांटम कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहा है ताकि आप बेटर रिजल्ट ला पाओ। ये खबर आने के बाद भाई मार्केट में ना एक तरह से तबाही हो गई है। ये ब्रेक थ्रू है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमने एक तरह से क्वांटम कंप्यूटिंग को समझना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से काम करता है। अभी 105 क्यूबिट के ऊपर किया गया है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये एल्गोरिदम और पे एक्सपैंड करके देखा जाए। अभी के टाइम पे 105 क्यूबिट के ऊपर रिजल्ट सही आ रहे हैं, हमने ढंग से प्रेडिक्शन कर ली है। अब क्या 1000 क्यूबिट के ऊपर भी ऐसा ही रहेगा या नहीं रहेगा वो देखना है। खबर आने के बाद में क्वांटम कंप्यूटर वाली जितने भी स्टॉक्स है सब के सब घटते हुए दिखाई दिए है और दिखाई दे रहे थे क्योंकि गूगल ने एक बहुत बड़ा गेम चेंज कर दिया है। अब इनकी जो एल्गोरिदम होगी वो ओपन सोर्स होगी, ये शेयर करेंगे नहीं करेंगे अभी नहीं पता। अभी बस एक डेमो किया गया है, यहाँ पर शोकेस किया गया है। तो आप सुन लो भाई, प्रेजेंटेशन आपको समझ में आएगा कि बोला क्या गया है उसके अंदर। Our team has successfully run an algorithm that can probe how different parts of a quantum system interact with each other, offering a valuable tool to understand the nature of quantum systems, from molecules to magnets to potentially black holes. Our Willow chip runs this algorithm 30,000 times faster than the best classical algorithm running on one of the world's fastest supercomputers. And what is more, our experiment is what we call verifiable, which means that its outcome can be repeated and verified on our quantum computer or any other quantum system, even nature
itself and generate the same result. It may sound surprising, but this is the first time in history that any quantum computer has successfully run a verifiable algorithm that surpasses the ability of supercomputer. इसके अलावा चाइना की बात करके चले तो उन्होंने नई एआई चिप बनाई है जो कि 1000 गुना फास्टर है एनवीडिया के जीपीयू से। तो यहाँ पर रिसर्चर्स ने पेकिंग यूनिवर्सिटी के साथ में मिलके एक सुपर फास्ट एनालॉग चिप बनाई है जो कि 1000 गुना ज्यादा फास्टर कैलकुलेशन कर सकती है जो एनवीडिया का H100 जीपीयू है ना उसके कंपैरिजन में। और सबसे बड़ी बात यह है जो इसके रिजल्ट आ रहे हैं वो एक्यूरेट है, कंपेरेबल है बेसिकली, और पावर भी कम ले रहा है। तो हम उस दुनिया में जा रहे हैं जहां पर खाली एनवीडिया किंग नहीं रहने वाला है, एक ऐसी दुनिया जहां पर चाइना शायद रूल करेगा। चाइना के पास एआई भी अच्छा होगा, हार्डवेयर भी अच्छा होगा, स्पेस में भी वो अच्छा काम करेगा। ये जो डिवाइस है इसकी परफॉर्मेंस जो डिजिटल प्रोसेसर होते हैं मीडियम स्केल वाले उसके लेवल पे जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब एआई के जो एडवांस कैलकुलेशंस होती है, जो बेसिक एआई के टास्क है वो सारे के सारी ये चिप कर सकती है। अगली खबर चाइना से है। चाइना की चोरी पकड़ी गई। चाइना के इंजीनियर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे सिलिकॉन चिप बनाने वाली मशीन को। उन्होंने एक डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन को खोला, उसके बाद उसको डैमेज कर दिया, उसके बाद उसको असेंबल करके कंपनी को बुलाया कि भाई आपकी मशीन खराब हो गई है। कंपनी के इंजीनियर जब आए उन्होंने देखा कि एक्चुअली मशीन खराब नहीं हुई है, इसको खोल के फिर से जोड़ा गया है और यहीं पे चाइना की चोरी पकड़ी गई। तो बेसिकली इस मशीन को चाहे पुरानी भी हो, बिना प्रोप्राइटरी डॉक्यूमेंट्स के या फिर फैक्ट्री कैलिब्रेशन के इसको कैलिब्रेट करना बहुत ही मुश्किल है। तो बेसिकली डच और यूएस इसको कंट्रोल करता है और चाइना चाहता है इसको क्रैक करके चिप्स भी अपनी खुद की बना पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस चाइना के बीच में जो पंगे हो रहे हैं उसके अंदर चाइना वाले आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। अगली खबर एआई स्टार्टअप स्टार क्लाउड की है। वो एनवीडिया के H100 चिप को स्पेस के अंदर भेज रहे हैं भाई। ये स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट का यूज करके ये भेजेंगे। ये सैटेलाइट नॉर्मल सैटेलाइट से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कंपनी का विजन है कि फ्यूचर के अंदर जो डेटा सेंटर्स होंगे वो स्पेस के अंदर होंगे। उसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए अभी एनवीडिया का जीपीयू भेजा जा रहा है और देखा जाएगा किस तरीके से वो स्पेस के अंदर परफॉर्म करता है। सूरज से आपको कॉन्स्टेंटली 24 घंटे लाइट मिल सकती है, उस लाइट से एनर्जी बन सकती है जिससे वो जीपीयू कॉन्स्टेंटली लाइफ टाइम के लिए रन हो सकता है। धरती के अंदर डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा पानी, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, बट स्पेस के अंदर वैक्यूम होने के चक्कर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनका कहना है रॉकेट लॉन्च करने की कॉस्ट आने वाली है फाइनेंशियल टर्म पे भी और एनवायरमेंटल टर्म पे भी, बट उसके बाद जब ये ऑर्बिट के अंदर घूमेगा ना ये एनर्जी लेने वाला है ना ये कोई कॉस्ट लेने वाला है। तो क्या आने वाले टाइम में डेटा सेंटर्स हम स्पेस में देखने वाले हैं? बाकी भाई वीडियो में आगे जाने पहले आपको याद देना चाहूंगा हमने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी टेक न्यूज अक्सर आके लाता रहता हूँ। अगली खबर है एप्पल के को फाउंडर स्टीव वोजनियाक, वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन और बहुत से टॉप लीडर्स जिनमें गॉडफादर ऑफ एआई भी आते हैं, उनका कहना है कि एजीआई की प्रोग्रेस को रोकना चाहिए। जिस तरीके से एजीआई बढ़ रहा है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है ह्यूमंस के ऊपर। तो ये सब के सब लोग एजीआई को रोकना चाहते हैं। इनका कहना है एजीआई को बैन करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको ढंग से कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो नहीं किया जाएगा तो ये ह्यूमन की फ्रीडम के ऊपर थ्रेट हो सकता है, हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है, इनफैक्ट हम ऑब्सोल्यूट भी हो सकते हैं। इससे पहले भी एजीआई के बारे में बहुत बार बोला गया कि एजीआई को रोकना चाहिए, एजीआई को रोकना चाहिए, पर पिछले कुछ टाइम से सारी कंपनीज लग गई है लाइन के अंदर कि हम सबसे पहले एजीआई बनाएंगे। चाहे ओपन एआई हो गया, चाहे मेटा हो गया, चाहे गूगल हो गया, इनफैक्ट चाइना वाले भी एजीआई के पीछे भाग रहे हैं। एजीआई की डेफिनेशन अभी के टाइम पे थोड़ी सी वेग है, बट ऐसा माना जाता है एजीआई सुपर इंटेलिजेंस का मतलब है कि जब एआई ह्यूमन से स्मार्टर हो जाएगा हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, उस चीज को हम एजीआई कह रहे हैं। और सैम ऑल्टमैन का कहना है 2030 तक ये अचीव हो सकता है। मार्क जकरबर्ग का कहना है कि शायद उससे जल्दी ये चीज अचीव हो जाएगी। तो दिस इज वेरी कंसर्निंग। बाकी यूके के टीवी चैनल के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री डाली गई जहां पर बात करी गई विल एआई टेक माई जॉब। वीडियो के अंदर आप जिस औरत को देख रहे हो ना, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बताई है विल एआई टेक माई जॉब। In a British TV first, I'm actually an AI presenter. तो जिस तरीके से डीप फेक बढ़ रहा है ना, हमारी गवर्नमेंट को भी समझ में आया है, तो उन्होंने एआई लेबल्स के ऊपर और इम्पैक्ट डाला है कि भाई अगर कोई वीडियो एआई जनरेटेड है या फिर डीप फेक कंटेंट है तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई दिस कंटेंट इज ऑल्टर्ड। आपको उसके ऊपर वाटरमार्क लगाना पड़ेगा। अगर कोई ऑडियो को यूज किया जा रहा है तो उसके ऊपर आइडेंटिफायर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिक्लेयर करना कि भाई दिस इज एआई जनरेटेड।
और मुझे लगता है दिस इज नेसेसिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई जितना अच्छा होता जा रहा है ना, चीजें स्केरी हो रही है। इसके अलावा एलॉन मस्क की बात करके चले तो उन्होंने टेस्ला बोर्ड को बोला है कि ऑप्टिमस प्रोजेक्ट के ऊपर उनको और कंट्रोल चाहिए। उनका कहना है 25% वोटिंग राइट चाहिए उनको। उसका मतलब ये है कि कंट्रोल बेटर रहेगा कि किस तरीके से आगे टेस्ला को लेके जाना है। टेस्ला जिसको इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर कहा जाता था, आज वो फेड अप होती हुई दिखाई दे रही है। चाइना ने कहीं ना कहीं उनको ओवर पावर करना शुरू कर दिया है, कम प्राइस के अंदर बेटर चीजें ऑफर करनी शुरू कर दी है। तो इनको समझ में आ रहा है कि भाई अब हमको रोबोट्स की तरफ जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर कोई टेस्ला को बचा सकता है तो वो सिर्फ एलॉन मस्क है। और एलॉन मस्क शायद तभी आएंगे जब उनको कुछ फाइनेंशियल टर्म्स में कुछ अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, कंपनी में कंट्रोल दिखाई देगा, क्योंकि उनकी XAI बहुत तेजी से आगे भागती हुई दिखाई दे रही है। बाकी नाइकी ने वर्ल्ड का पहला फुटवेयर सिस्टम निकाला है प्रोजेक्ट एम्पलीफाई करके। ये बेसिकली करेगा क्या, ये जूते आप पहन लो और ये जूते आपको तेज चलने में मदद करेंगे। मतलब आपको हल्की सी फोर्स लगानी है, ये आपके लिए रोबोटिक तरीके का काम करेगा। चाइना वाली बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होगी जहां पर चाइना वाले पहाड़ पे चढ़ने के लिए ऐसे कुछ सूट्स देते हैं जो कि आपके पैरों में लगते हैं और आपको ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। नाइकी ने उसको मिनिचराइज किया है और उसको कमर्शियल ग्रेड पर रिलीज किया है, जहां पर आप तेज भाग सकते हो, ज्यादा लंबा वॉक कर सकते हो और आपकी उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। बस आपको अपने जूते चार्ज करने पड़ेंगे। बाकी अमेज़न की बात करके चले तो उन्होंने AI स्मार्ट ग्लासेस निकाले हैं अपने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए। तो अब डिलीवरी पार्टनर्स के लिए चीजें आसान हो जाएगी। खाली चश्मे से देखो और अपने आप ही चीजें स्कैन हो जाएगी, उनको डायरेक्शंस पता लग जाएगी। अगर कोई इनकरेक्ट डिलीवरी है वो नोटिफाई कर देंगे, अगर कोई पेट है उसको डिटेक्ट कर देगा। इसके अलावा लाइट कम है तो भी ये मदद करेगा। देखा जाए तो अमेज़न वाले हमेशा से ही प्रोडक्ट्स निकालते आए हैं जहां पर उनके जो वेयर हाउस है वो सदियों से रोबोट्स चला रहे हैं। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का सबसे पहले अगर किसी ने ढंग से स्केलेबल लेवल पे यूज किया था तो अमेज़न ही था। अमेज़न से सीख के वॉलमार्ट ने थोड़ा सा अप्लाई करना शुरू किया और आज अमेज़न वाले अपने चश्मे निकाल रहे हैं। ये अगर चाहते तो इस चश्मे को नॉर्मल लोगों के लिए भी निकाल सकते थे, जैसे मेटा ने निकाला है। बट कहीं ना कहीं इनके पास इतना डिलीवरी बंदा है जिसकी एक्चुअली मदद कर सकता है, तो इन्होंने सबसे पहले इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी है। बाकी जनरल मोटर्स की बात करके चले तो जेमिनी लेके आने वाले हैं। वो कहा जा रहा है 2026 तक गाड़ियों के अंदर जेमिनी देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर चीज है। जेमिनी आज के टाइम पे बहुत ही इंप्रूव्ड हो चुका है। इन्होंने बहुत सारे मॉडल्स निकाल दिए जो कि लोकली कम पावर के अंदर भी चल जाते हैं। तो गाड़ी के अंदर जो बेसिक टास्क हो गए वो लोकली ही चल जाएंगे। जहां पर क्लाउड की जरूरत पड़ेगी वहां पे क्लाउड का काम हो जाएगा। एक साइड पे हम एप्पल को देख रहे हैं, वो कार प्ले प्लस के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी साइड पे गूगल वाले जेमिनी के साथ में गाड़ियों के अंदर इंटीग्रेशन लेके आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जेमिनी इज अ बेटर ऑप्शन देन एप्पल कारप्ले प्लस। शोशे के लिए कारप्ले प्लस इज वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं जेमिनी का जो इंटीग्रेशन होगा गाड़ी के अंदर वो बहुत नेक्स्ट लेवल जा सकता है। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करके चले तो आप स्टोरीज के अंदर ही डायरेक्टली AI का यूज कर सकते हैं। कुछ फिल्टर्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं, प्लस प्रॉम्प्ट डाल के आप अपनी इमेजेस को भी चेंज कर सकते हैं। इसे कहते हैं अपने सारे प्रोडक्ट्स को आपस में इंटीग्रेट करना बहुत ही स्मार्ट तरीके से। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपने एज ब्राउजर को फिर से रीलॉन्च कर दिया भाई, को पायलट मोड के साथ में। इनका कहना भाई बहुत स्मार्टर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सबसे पहला ये ब्राउजर था अगर देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट का एज, जिसमें सबसे पहले AI निकल के आया था। उसके बाद हाइप बाकी सारी कंपनीज क्रिएट करती चली गई। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज बहुत स्टार्टिंग में यूज करना शुरू किया जब ये AI वाला सीन आया था, क्योंकि आप चैट जीपीटी यूज कर सकते थे, फ्री में चल रहा था बिना किसी लिमिट के। प्लस चैट जीपीटी के जो लेटेस्ट मॉडल होते थे जो चैट जीपीटी के अंदर भी नहीं मिलते थे, वो भी इसके अंदर टेस्टिंग होती थी। तो मैं उसका बहुत यूज करता था, बट कहीं ना कहीं मैं उसको अडॉप्ट नहीं कर पाया। पिछले कुछ टाइम से जब से एटलस निकला है चैट जीपीटी वालों का, मैं इसको यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट पता नहीं मैं अडॉप्ट नहीं कर पा रहा। देखा जाए तो क्रोम के ऊपर ही बिल्ड किया गया है, सारी की सारी चीजें वही है, बट मुझे पर्सनली एटलस के अंदर कुछ कुछ बग्स दिखाई दिए। आप बताना अगर आपने यूज किया है तो आपको कैसा लगा। बाकी साइंटिस्ट ने भाई ह्यूमन ब्लड को लैब के अंदर बना दिया है पहली बार। मतलब वेम्पायर्स को अगर खून चाहिए तो ब्लड बैंक की जरूरत नहीं है, अब वो लैब के अंदर ही ब्लड बना के ले सकते हैं। बेसिकली बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी है जहां पर ब्लड का यूज किया जाएगा। अलग अलग डिसीज कैसे होती है उसको ज्यादा बेटर तरीके से स्टडी किया जा सकता है। ये जो लैब ग्रोन ब्लड का स्टेम सेल यूज किया जा रहा है, इसमें रेड ब्लड को और व्हाइट ब्लड को दोनों को अलग किया जा सकता है, जहां पर चेक किया जा सकता है किस तरीके से ब्लड पे अलग अलग लेवल की इम्यूनिटी काम करेगी। तो अच्छी डिस्कवरी है अगर देखा जाए तो। और इसी के साथ में हमारी आज की ये टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।